चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। नया सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 1, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। शॉर्ट में हम बोलेंगे JIGL, नाम थोड़ा बड़ा है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ना, उसका मतलब ही है नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब है किसी चीज की नॉलेज होना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन किसी चीज का मतलब समझना, एंड जनरल लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे जो मटेरियल आपको मैंने दिया है ये पूरा कंटेंट है। इस सब्जेक्ट में कोई पार्ट्स या कोई डिवीजन इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। तो जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, 14 चैप्टर्स हैं, ये आपका फुल सिलेबस है और कोई डिवीजन नहीं। तो 100 मार्क्स फॉर दीज 14 चैप्टर्स। अब एग्जाम में डेफिनेटली हर चैप्टर में से वो लोग कुछ ना कुछ कवर करेंगे ही, वो तो आने ही वाला है। पेपर पैटर्न में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, सारे सेक्शंस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। जैसे सेक्शन 1 है वो कंपलसरी है, 2 के सामने 2A, 4 के सामने 4A, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो या तो पूरा सेक्शन 4 ऑप्ट करो या 4A ऑप्ट करो, वैसा रहता है। बट ये सब मिला के इन 14 चैप्टर्स में से आपका कंटेंट रहेगा। अच्छी बात ये है कि लास्ट सिलेबस जो था या लास्ट एग्जाम था उसके कंपैरिजन में इसमें कुछ चैप्टर्स कट डाउन हुए, अराउंड 3 से 4 चैप्टर उन्होंने कट डाउन किए, तो 18 चैप्टर्स थे। तो ये आफ्टर डिडक्शन जो बचा हुआ सिलेबस है वो है, तो जो एक्चुअल में था वो इससे ज्यादा था। और 3-4 बड़े बड़े चैप्टर्स थे जो उन्होंने माइनस कर दिए। तो अपने फेवर में है बात, दिसंबर 25 का जो भी अटेम्प्ट है उसी में उन्होंने सिलेबस को माइनस किया और आपका फिर वो सिलेबस अपडेट करके मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो जितना मटेरियल है, दिस इज कंप्लीट मटेरियल फॉर 100 मार्क्स। अब जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस है क्या एग्जैक्टली वो समझते हैं। जनरल लॉज जैसे उन्होंने बोला, ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सब चैप्टर्स अपने आप में अलग अलग एक्ट्स हैं और इंस्टीट्यूट ने हर एक एक्ट को समराइज करके एक एक चैप्टर के फॉर्म में आपके सामने रखा है। अब यहाँ पे हम सिविल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स आए जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने किए थे, मे भी आपने न्यूज पे सोशल मीडिया में कहीं देखा भी होगा। एक BNS और BNSS करके एक्ट आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी बहुत बात हो रही थी। 2023 में ही ये एक्ट पास हुआ। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पेनल कोड चलता था, एक IPC, कहीं आपने सीरीज में मूवीज में सुना होगा, वो ध्यान में सेंटेंस जज फांसी की सजा सुनाते हैं, मतलब IPC की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, वैसा था। तो कैमरा 3 बार अक्यूज पे लेते हैं कि ये लटकने वाला है बेचारा। ठीक है, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, और वो अब अगले जन्म का प्लानिंग कर रहा होता है कि अब तो गया मैं, फिर जूनियर KG से वापस से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रेशर में होता है। तो जो IPC है वो 1860 का कोड था, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ। अब इंडियन गवर्नमेंट, देखो थोड़ा पॉलिटिकल भी होता है, सरकार को भी दिखाना पड़ता है ना हम कुछ कर रहे हैं। तो 1860 से जो IPC चल रहा था, 2023 आ गया, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत साल हो गए और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी बहुत साल हो गए। फिर सरकार को अचानक लगा, बोले नहीं नहीं, हम ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून क्यों फॉलो करें, हम अपना कानून बनाएंगे। तो बोले इतने साल से तो कर ही रहे थे, अब अचानक ऐसी कौन सी ऐसी खुददारी आ गई कि नहीं नहीं हम उनका बनाया हुआ कानून फॉलो नहीं करेंगे, जबकि मेजोरिटी लॉज तो ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए थे, वो चल ही रहे। बट ये लॉज जो है वो गवर्नमेंट ने बोला हम चेंज करेंगे। बोला क्रिमिनल लॉ है, 1860 का है, बहुत पुराना भी हो गया, 150 साल हो गए, अब तो बदलो उसको। तो अब इसको बदल के हम चेंज करके नया एक्ट लेके आएंगे। चलो अच्छी बात है। अब नया एक्ट लेके आने में सबसे जो डिफिकल्ट टास्क अपने लिए हो गया वो था एक्ट का नाम। देखिए हिंदी में रख दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नाम याद करने में ही हफ्ता लग जाता है। तो फिर अपने भी BNS BNSS फुल फॉर्म पे जाते नहीं है, वैसा है। अब जो अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जब पुराना और नया पढ़ोगे तो 90% से ज्यादा सेम है, अननेसेसरी। वो होता है, वो पुराना प्रोडक्ट है ना, वो नई पैकेजिंग में वापस पब्लिक को चिपका दिया, रिफर्बिश्ड बोलते हैं। पुराना खराब प्रोडक्ट ठीक करके रिपेयर करके नई पैकिंग में बेचना, नया बोल के, वही किया है और कुछ भी नहीं है। तो जो BNSS और BNS है वही एक्ट है जो पहले भी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए थे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, सेक्शन नंबर चेंज कर दिए और नया नाम देके आपको दे दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर पूरी तरीके से एकदम से पूरा चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज जो उन्होंने बनाया था वो भी ठीक था, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ 2-4 चीजें आउटडेटेड हो गई होंगी, 1860 और 2024 में फर्क है, तो वो अपडेट्स कर दिए। बाकी ओरिजिनली जो ड्राफ्ट था 95% समझ लो उसको ही कॉपी किया है, कुछ भी नया नहीं, वैसा है। फिर एक एविडेंस एक्ट है, आपने सुना, कानून सबूत मांगता है, कानून अंधा होता है। वो एक लेडी होती है, तराजू लेके खड़ी होती है, कपड़ा वपड़ा बांधा होता है। तो वो जो है एविडेंस जो है, सारा लीगल सिस्टम एविडेंस पे चलता है। जो चीज कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकती वो हुई नहीं। आपने मर्डर किया है, सबको पता है, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हुआ। तो जो कोर्ट का सिस्टम है, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग,
इट इज अबाउट व्हाट कैन बी प्रूवन एंड व्हाट कैन नॉट बी प्रूव। जो प्रूव नहीं हो सकता है वो हुआ ही नहीं, ये सिस्टम है। तो एविडेंस एक्ट 1872 अगेन ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ एक्ट, फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ये तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून है, हम नहीं मानेंगे, चेंज करेंगे इसको। तो उसके लिए नया कानून लेके आए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज BSA 2023। सिंपल नाम था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी समझ आता था। अब हिंदी वाला और डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसे कुछ नए एक्ट भी आए जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और क्योंकि रिसेंट अपडेट है, एग्जाम्स में पूछ भी रहे हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो पूछते ही है, वैसा है ये सब लॉज है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने WT में पढ़े हुए हैं, एक आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बड़ा चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा एज इट इज यहाँ पे काम आएगा। अच्छा, वेटेज की बात करें तो हर एग्जाम में मिनिमम 10 से 15 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछ रहे हैं, लास्ट 3 पेपर का ट्रेंड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन WT का चैप्टर है, ये सोच के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में इसको लाइटली लेते हैं। वहाँ हैवी पढ़ रहा था, यहाँ लाइट लग रहा है। वहाँ पढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत डिटेल में था, यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वहाँ पढ़ के आए, दोनों जगह से गए, उधर भी पूछा था इधर भी पूछेंगे। 15 मार्क्स का पूछ लिया, बोले यार अपन ने सोचा तो WT वाला चैप्टर वापस थोड़ी पूछेंगे, फिर गया पूरा। तो लाइटली नहीं ले सकते, WT को आप छोड़ दो, जितना आपने वहां पढ़ा है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या एज इट इज है, तो आपको फायदा होगा अगर आपको वो वाला टॉपिक ध्यान में। वापस तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी टॉर्ट्स वाला चैप्टर भी ऐसे रिपीट है, 2 चैप्टर आपके सेम हो गए, क्रिमिनल सिविल लॉज हो गए। एक और इंपॉर्टेंट एक्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल ये सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, OTT प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजों के बेसिस पे यूट्यूब और ये सब पे चल रहा है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। अब जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में, फिर उसका अमेंडमेंट किया 2008 में, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ 2020-21 में। जो OTT प्लेटफॉर्म चल पड़े उसके बाद IT रूल्स में चेंजेस करने पड़े। रीजन बीइंग, मूवीज जब आप देखने जाते हो ना थिएटर में, तो उस पर ना एक सेंसरशिप लगती है, कुछ आइडिया? सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया। थिएटर में मूवी रिलीज करनी है तो क्या कंटेंट आप वहाँ दिखा रहे हो, पहले सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को दिखाना पड़ता है। उनकी एक पैनल होती है, 5 लोगों की पैनल या ऐसा कुछ होती है, वो लोग बैठ के पूरी मूवी देखते हैं। अब उन बेचारों की तकलीफ ये है कि उनको हर मूवी देखनी पड़ती है, कितनी भी बेकार बनी हो, और 90% पिक्चर आजकल फालतू बनती है, तो भी बेचारे बैठ के देख रहे होते हैं। उनका काम है, नोट्स बना रहे होते हैं, ये सीन में ऐसा क्यों दिखाया, ये वर्ड यूज किया, ये कलर यूज किया, ऐसा किया, वैसा बोला, ये डायलॉग है, गाने के लिरिक्स, ये सब सुनना पड़ता है आपको। फिर नोट्स बना के ना प्रोड्यूसर को बुला के बताते हैं कि भाई ये सब कटेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये ऑफेंसिव रिमार्क है। आजकल क्या होगा ना, क्या बोलना है वो सोच के बोलना पड़ता है, किसको बुरा लग जाए पता नहीं चलता है। तो भाई इससे ये हर्ट हो जाएगा, उससे वो हर्ट हो जाएगा। बोले यार इतने रिस्ट्रिक्शन लगाओगे मैं दिखाऊंगा क्या? बोले नहीं, ये सब हटा के बाकी जो बचा वो दिखा दो, ये अलाउ नहीं करेंगे। इतने सीन कट होंगे, इतना सॉन्ग कट होगा, ये वर्ड्स माइनस होंगे, इसको हम म्यूट कर देंगे, ये सब चीजें होती है। तो वो लोग जो पास करते हुए थिएटर में दिखा सकते हो। टीवी टेलीविजन में भी वही चीज है। टीवी पे भी जो आप सीरियल देख रहे हो, जो सॉन्ग्स देख रहे हो, म्यूजिक देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सबके ऊपर सेंसरशिप है। अब टीवी पे अगर सेंसरशिप है तो मुझे समझ नहीं आती है टीवी सीरियल कैसे चल रहे हैं। देखा आपने टीवी सीरियल में क्या क्या दिखा रहे होते हैं, मतलब दिमाग तो भगवान ने दिया ही ना हो तो ही आप देखो, ये वो पता नहीं कुछ भी चल रहा है। एक वो लड़की ऐसे भागते भागते आ रही है, अपने आप वो सूटकेस में गिर जाती है, सूटकेस की चेन बंद हो जाती है, सूटकेस पानी में गिर जाता है। मैं बोला यार ये कौन से लोक में जी रहे हो तुम, क्या हो रहा है, धरती पे ही हो कि कहाँ हो, ये अपने आप कैसे हो रहा है? एक पंखे के पास खड़ी, उसका दुपट्टा ऐसे पंखे में आ गया, अपने आप फांसी लग गई। एक तो वो गाड़ी लेके चांद पे चला गया, पता नहीं ऐसे कुछ इंस्टा पे आता है। मैं तो ऐसे सीरियल कभी जन्म में ना देखूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे क्लिप आते हैं, है ना, तो चांद पे जाके चांद तोड़ के ले आता है, स्विफ्ट गाड़ी में जा रहा है, वो भी ओपन है, ऊपर से कन्वर्टेबल बनाई है। मतलब मारुति ने खुद नहीं बनाई कन्वर्टेबल स्विफ्ट, तूने कहाँ से बना ली? कुछ भी चल रहा है। और मैं तो सोच रहा हूँ कौन सी पब्लिक है जो रोज बैठ के टीवी पे ये सब देख रही है और उनको डाइजेस्ट कैसे हो रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो IQ लेवल की कितनी तकलीफ है, सोचो कि ऐसे सीरियल चल रहे हैं। और जब सीरियल के बारे में पता चलता है तो बोलो 2000 एपिसोड हो चुके हैं, 8 साल से चल रहा है। बोलो अभी तक तुमको समझ नहीं आया, बेवकूफ बना रहे हैं, क्या चल रहा है, लोग देखे जा रहे हैं। हाँ है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, तो मैं बताता हूँ, आप लोग ही नाम बताते हो, मैं पढ़ता नहीं। एक बार घर पे बैठा था, ऐसे ही वेकेशन टाइम था, तो टीवी चल रहा था, तो वो कोई ऐसा सीरियल आ रहा था, मैं चैनल घुमा रहा था, मैं चल देखता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि सीरियलों में होता क्या है। तो 30 मिनट का आपका शो है, 12 मिनट तो ऐड आती है, तो 18 मिनट का उसका जो है वॉच टाइम है। और वो एक लेडी कैरेक्टर थी, वो रो रही थी, पता नहीं कुछ लाइफ में हुआ होगा उसकी, मालूम नहीं। तो ये तो दुखी रहते हैं, मालूम नहीं क्या है, फुल मेकअप कर रखा है, फुल साड़ी पहन रखी है, इतनी तैयार हुई है, फिर भी रो रही है। बोला 2 सेल्फी ले, मूड अच्छा हो जाएगा, इतनी तो सही लग रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, रोई जा रही है। बोले चल कुछ हुआ होगा, पता तो चले क्या हुआ है। 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, 8 मिनट हो गई, रोई जा रही है।
और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा ना कि डिप्रेशन में आना शुरू हो गया था, मैं बोला चैनल बदलो, पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम ऐसा पूरा मैयत वाला म्यूजिक। तो 18 मिनट में से 8 मिनट में वो रोई है, उसके बाद मैंने चैनल चेंज कर दिया, उसका रोना चालू था। फिर रीजन बताएंगे अगले एपिसोड में। बोला तुम ऐसे करोगे तो 2000 एपिसोड तो बन ही जाएंगे, जब कुछ बताना ही नहीं है कि हुआ क्या है तो कैसे चलेगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है वो सेंसर बोर्ड के अंडर में आती है, बट ये लोग फिर भी अलाउ कर रहे हैं, जबकि ये पहले बैन होना चाहिए। 2-4 गालियां सुना तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बंद करो। 10 मिनट से बंदा रो रहा है, रीजन नहीं बता रहे, चले जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी सब चीजें हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आईटी रूल्स में अब आ गए जब ओटीटी आया। ओटीटी जब नया नया इंडिया में आया ना कोविड के टाइम पे, तो लीगल रूल्स के हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था तब तक इतना डेप्थ में। तो सेंट्रल जो अपना फिल्म सर्टिफिकेशन का बोर्ड है, जो आपकी ज्यूरी है, उनके एक्ट में कहीं पे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कवर्ड ही नहीं था। थिएटर्स कवर्ड थे, मूवीज थी, टीवी था, तो उस पर सेंसरशिप थी, इस पे सेंसरशिप थी नहीं। तो ओटीटी में ना सेंसरशिप ना होने का पूरा फायदा जो कंटेंट क्रिएटर्स है उन्होंने उठाया। तो जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शोज आए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कानूनी तौर पे कोई उनको रोक ही नहीं सकता। तो किस लेवल पे कंटेंट चला गया वो तो अपने सब जानते हैं। फिर गवर्नमेंट बोली यार अगर इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो अब वो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन बेचने के चक्कर में कंटेंट की कोई क्वालिटी नहीं बची, वो वल्गैरिटी हो गई, ऑब्सिनिटी हो गई, जो जो नहीं होना चाहिए सब कुछ था वहां पे। तो गवर्नमेंट ने बोला इसका कुछ करना पड़ेगा। तो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस किए और बोला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अब कहीं ना कहीं आईटी एक्ट में कवर होते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बताओगे तो हम उसको हटाने का राइट रखते हैं और आपके खिलाफ एक्शन लेने का राइट रखते हैं। एकता कपूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका ऐप है ALT बालाजी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, पता ही होगा, ठीक है। तो वो कंटेंट इतना इतना घटिया कंटेंट बना के भेज दिया कि उसके ऊपर केस हो गया। तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल काफी चीजें थी, तो कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में कुछ केस हार गई, ऐसा कुछ है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो बेल पे है अभी टेक्निकली। अब अगर वो केस हार गई तो जेल भी जाना पड़ेगा, इतना सीवियर मैटर है। और अब जितने साल केस चलता रहेगा तब तक ठीक है, कभी वर्डिक्ट आ गया और अगेंस्ट में गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है, वैसा मैटर है। तो सीरियस इशू हो जाता है। तो आईटी एक्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आप करते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे परचेज करते हो, उसके लिए ये सब चीजें इन्होंने बनाई है। तो सोच समझ के बनाए गए लॉज है, वैसा बोला होगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा था आप लोगों ने डब्ल्यूटी में, वो भी यहाँ पे है वापस। तो आपके 5-6 चैप्टर थे डब्ल्यूटी में लीगल एप्टीट्यूड में, 6 में से 3 तो ये रिपीट हो रहे हैं। एक कंपनी लॉ था वो तो पूरा सब्जेक्ट ही आ गया, तो पढ़ा हुआ काम आएगा वैसा। चलिए अब जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सब्जेक्ट में फ्लो आ जाए। तो मैं भारी चैप्टर पहले नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर आप पहले ही भाग जाओगे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पहला जो टॉपिक हम लेंगे दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, चैप्टर नंबर 10 है आपका, पेज 244 पे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, पेजेस भी ज्यादा नहीं है। आपने कुछ सुना हो इसके बारे में, कुछ आइडिया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई फाइल करना, आरटीआई एप्लीकेशन, कहीं इसके बारे में कुछ बात हुई? अभी तक आपके यूज में कहीं नहीं आया होगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी कोई बेसिक नॉलेज हो आप कुछ बताना चाहो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कोई आइडिया किसी को? नहीं, पूरा टॉपिक नया है, चलो देख लेते हैं। आरटीआई अगेन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स देता हूँ, रीजन से समझ आ जाएगा क्यों ऐसा है। तो जो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, बहुत बार ना ये सवाल उठता है यार सरकार हमसे इतना टैक्स वसूल करती है, इतने पैसे लेती है, इसका करती क्या है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सरकार बोलती है नहीं नहीं यार इतने रोड्स बनाते हैं, भाई रोड्स की बात तो करो ही मत, रोड पे निकलो पहले पता चलेगा। तुम बनाते हो लेकिन रोड नहीं बनाते हो, हमें बनाते हो, ठीक है वैसा है। हाँ वो स्पेस टेक्नोलॉजी से जो मतलब तुमने तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड भी वैसे बनाए जैसे चांद पे गड्ढे है ना, वैसे यहाँ पे बना दिए, तो फीलिंग तो वही आ रही है। तो रोड की जो हालत है वो तो अलग ही है। तो रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ये सब बात करो मत। ब्रिज बनाते बनाते गिर जाता है, बनने के बाद गिर जाता है। अभी बड़ौदा में देखा था एक वो ब्रिज टूट गया ना, देखो ट्रक हवा में लटक गई थी आधी, पानी में गिर गए लोग नीचे, नदी के ऊपर ब्रिज था और सीवियर एक्सीडेंट हो गया, 8-9 लोगों की डेथ हो गई, इतना खतरनाक केस हो गया। इंजीनियर को सवाल पूछा, नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो बराबर था, हम तो चेक करते हैं सही चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं उनके पास। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, उसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। तो एक पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन जब निकलता है तो पब्लिक बोलती है यार हम इतना पैसा खर्च करते हैं, सरकार को इतना टैक्स देते हैं, उन पैसों का क्या होता है, कितना खर्चा होता है, कोई हिसाब ही नहीं। तो अब तक ये था कि आप जाके सरकार से सवाल पूछो, वो बोले हम थोड़ी आपको जवाब देंगे, आप कौन हो? अरे भाई मैं टैक्स पेयर हूँ। भाई होंगे आप टैक्स पेयर, हम आंसरेबल ही नहीं आपको थोड़ी ना हिसाब बताएंगे रोड कितने पे बनाया, ब्रिज कितने बनाया। अब पब्लिक बोलती है जब हमारा पैसा लगा है तो हमें तो बताओ कहाँ खर्चा हो रहा है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस हुए,
सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, उसका नाम यहाँ पे दे रखा है आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि भाई आर्टिकल नंबर 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड राइट टू नो। उस राइट टू नो की वजह से या उसके थ्रू इंडियन सिटीजन्स को ये राइट मिलना चाहिए लीगली कि वो सवाल पूछ सके और उनको जानकारी मिलनी चाहिए। अब जानकारी मिलनी चाहिए तो उसमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं वो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आंसरेबल तो है और सिटीजन के पास ये राइट है, जिसने टैक्स भरा है वो ये सवाल पूछ सकता है कि तुमने ब्रिज बनाया ना, इसमें कितने करोड़ का खर्चा हुआ, मुझे इसका हिसाब चाहिए, कौन सी कंपनी को इसका टेंडर दिया, कितने बजट था, कितने बजट में एक्चुअल में बना, कौन सी क्वालिटी का सीमेंट यूज किया, कितना सीमेंट यूज किया, बताओ। हम भी तो गिन सकते हैं ना कि खर्चा कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई राइट टू नो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंडियन सिटीजन को मिलना चाहिए। इसके बेसिस पे एक कानून बनाया विच इज कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट पास हुआ ईयर 2005 में और इस इंफॉर्मेशन एक्ट के बेसिस पे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो और वो आंसरेबल है, जिसके पहले आंसरेबल नहीं थी, वैसा पॉइंट है। अब ये 2005 में जब एक्ट आया तो पब्लिक में किसी को पता ही नहीं ऐसा कोई कानून पास हुआ है, इतनी मार्केटिंग होती नहीं थी, इंस्टाग्राम था नहीं, यूट्यूब पे ज्यादा कोई प्रमोशन नहीं हो रही, तो किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है। अंटिल 2009 इवन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर नॉट अवेयर कि ऐसा कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है और इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी। सोशल एक्टिविस्ट थे, बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, सब जगह इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, तब जाके धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ऐसा कानून भी होता है। और सबसे ज्यादा इसमें एक्टिविज्म में जो नाम था वो दिल्ली के जो एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल, वो सोशल एक्टिविस्ट रह चुके हैं और काफी समाज सेवा काम किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। तो ही वॉज द वन हु प्रमोटेड दिस। दिल्ली में बहुत जगह उन्होंने समझाया, गवर्नमेंट ऑफिस में गए, पब्लिक को अवेयर किया कि भाई आपका राइट है, सरकार ने कानून बनाया, सवाल पूछ सकते हो, तब जाके चीजें इंप्लीमेंट हुई। 2-4 साल उसमें लग गए, बट ऑफिशियली जो एक्ट पास हुआ 2005 में। इफेक्टिव डेट ऑफ द एक्ट इज 12 अक्टूबर 2005, जब से एक्ट यूज में आया और लीगली ये एक कानून बन गया कि आप फॉलो कर सकते हो। अब आज की डेट में ये किसको काम आ रहा है और इससे क्या हासिल हो रहा है वो आपको समझना है। काफी लोगों के लिए ये चीज यूजफुल है, आप एज ए स्टूडेंट भी इसका यूज कर सकते हो। अपना इंस्टीट्यूट है ना ICSI, वो भी RTI एक्ट के अंडर कवर होता है। अब ये चीज यूजफुल से ज्यादा तो खतरनाक होगी आपके लिए। तो क्या होता है ना, आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स नहीं आए, पास नहीं हुए, तो आपके पास एक एक्सक्यूज था कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता है, मार्क्स नहीं देता है, मैंने तो अच्छा ही लिखा था, चेक नहीं किया ठीक से इन्होंने। अपने पास बचपन से एक वो रीजन है, स्कूल टाइम से स्कूल वालों ने ओपन हाउस रख दिया, घर वालों को स्कूल पे ही बुला लेते हैं, बोले ये देखो ये लिखा है, वही मार पड़ती थी, बात खत्म हो गई। ये RTI एग्जैक्टली वही स्कीम है। ICSI RTI के अंडर में आता है। अब अगर आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, आप ICSI में एप्लीकेशन कर सकते हो कि भाई मेरी आंसर शीट मुझे भेजो। RTI के थ्रू भी कर सकते हो, ICSI को डायरेक्ट भी बोल सकते हो। RTI के थ्रू करोगे मतलब गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेशन जाएगा कि स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट मांगी है, उसकी PDF आपको मेल कर देते हैं, आप देख लो आपने कौन से आंसर में क्या लिखा और आपको कितने मार्क्स मिले। ट्रांसपेरेंसी होगी। अब ये ट्रांसपेरेंसी के 2 एस्पेक्ट है। एक वो स्टूडेंट जिसने जेन्युइनली पढ़ाई की थी, उसको ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत की उसने लिखा, उसके मार्क्स कम आए, वो जानना चाहता है गलती कहाँ हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम में इंप्रूव कर सकूं, मुझे पता तो चले कि मेरी मिस्टेक है या नहीं है। और एक वो स्टूडेंट है जो नहीं चाहता कि उसकी आंसर शीट बाहर है, पता चल रहा है, क्योंकि उसको तो पता है उसने क्या लिखा है, पर घर वालों को नहीं बता सकते कि ऐसा लिख के आया हूँ। अब ब्लेम नहीं डाल पा रहा बेचारा, क्योंकि जैसे ICSI का नाम लेता है, RTI में आंसर शीट मंगवाते तो पता चल जाता है क्या लिख के आया है। तो ट्रांसपेरेंसी होने के दोनों साइड्स हैं, एक फेवर में भी एक अगेंस्ट में भी है, लेकिन आपको ये लीगल राइट मिला है कि आप इंस्टीट्यूट से सवाल पूछ सकते हो। अब इसका इंपैक्ट पता है क्या है, इंस्टीट्यूट की चेकिंग क्वालिटी अपने आप सुधर गई, सुधारनी पड़ेगी अगर खराब थी भी, क्योंकि उनको ही पता है कि स्टूडेंट अगर अप्लाई करेगा तो हमें उसको आंसर शीट देनी पड़ेगी। हम गलत सलत चेकिंग करेंगे तो हमारा नाम सोशल मीडिया में खराब होगा, लोग बोलेंगे ICSI वाले फालतू, क्योंकि स्टूडेंट को दिख रहा है ना, गाइडलाइन आंसर भी आती है इंस्टीट्यूट की और आपकी आंसर शीट भी है, सही आंसर लिखा है, मार्क्स काट दिए, तो हम लीगली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रांड इमेज तो खराब होती है। तो इंस्टीट्यूट की चेकिंग क्वालिटी अपने आप मेंटेन होगी। आपकी VNSG यूनिवर्सिटी वो भी RTI में आती है, फाइल कर दो, पता चल जाएगा कितने मार्क्स उन्होंने सही दिए, कितने गलत दिए, तो आइडिया लग जाएगा। तो RTI एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इंडियन सिटीजन के पास कि वो अथॉरिटीज के सामने सवाल रख सकता है और ट्रांसपेरेंसी से उनको जवाब देना पड़ेगा। अब जो पब्लिक डोमेन में जितना भी खर्चा हो रहा है, ये ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हो, NGO चलाते हो, न्यूज चैनल है आपका, सरकार से पंगे लेने का मूड है आपका, ऐसा कुछ भी है तो RTI फाइल करो, सरकार से जवाब लो, डेटा लो, उसमें से फ्रॉड ढूंढो, करप्शन ढूंढो, न्यूज पे दिखाओ। तो बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, एक जमाना था जब RTI का यूज करते थे,
सरकार के खिलाफ, आजकल थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, ठीक है, फिर चैनल बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, फिर नौकरी से निकाल दिया तो यूट्यूब चैनल चलाना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ काम हो गया। तो यूजुअली लोग पंगे लेते नहीं है, लेकिन पहले लेते थे, तो आरटीआई बहुत ज्यादा यूज होता था। आजकल स्टूडेंट्स यूज करते हैं, अगर आईसीएसआई या आईसीआई या ऐसी कोई एग्जाम या यूनिवर्सिटी है, आप उसमें फाइल कर सकते हो। तो यही पूरा टॉपिक है आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो क्या है, कैसे काम करता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अच्छा, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, मैं आपको वेबसाइट पे बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आरटीआई फाइल करनी हो तो प्रैक्टिकली वो कैसे होती है। अच्छा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सरकार ने पैसे कमाने के लिए आरटीआई की फैसिलिटी नहीं दी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे कानून बना है। तो आरटीआई फाइल करने की जो बेसिक फीस है दैट इज ओनली 10 रुपीज, 10 रुपए, बस 10 रुपए में आरटीआई फाइल हो सकती है। तो इतना महंगा नहीं रखा है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाए, 10 रुपए तो कोई भी दे सकता है। ऑनलाइन फाइल करना है तो वेबसाइट पे जाके कर लो। आप बोले सर ये ऑनलाइन नहीं समझ आता, जैसे कैसे डब्ल्यूटी से निकले, ऑनलाइन वाला नहीं, कुछ ऑफलाइन ऑप्शन है आपका जो जोन ऑफिस वार्ड ऑफिस है एसएमसी के, वहां चले जाओ, वहां आपको फॉर्म मिल जाता है, 10 रुपए दो, फॉर्म ले लो, उसमें हैंड रिटन भर दो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किससे चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन फिर वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए ऑफिसर कौन है, प्रोसीजर कितनी देर का है, कितने दिन में जवाब मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, अथॉरिटी कौन कौन सी है, वो आपको ये चैप्टर में समझाएगा। तो दिस इज प्योरली इन्फॉर्मेशन इन वेरी सिंपल टॉपिक, समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इस तरीके का कानून है। इंडिया इज वन ऑफ देम। पूरा 70 से ज्यादा कंट्रीज है जिन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। आरटीआई एक्ट कब से आया वो आपके सामने। अब ये डेट याद रखना उतना टेंशन वाला काम नहीं है क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम नहीं है। इंट्रोडक्शन में कोई जरूरत है तो आप लिख सकते हो वैसे। अब ये राइट टू नो या आरटीआई कहाँ से इवॉल्व हुआ, तो केस का नाम अगर आप कोट करते हो एग्जाम में तो अच्छी बात है, उससे पता चलेगा कि आप पढ़ के आए एंड यू नो के ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ और उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू नो होता है आर्टिकल 21 में, और उसके बेसिस पे हमें ये राइट मिलना चाहिए। तो इसी बेसिस पे एक्ट बना और वहीं से स्टोरी शुरू हुई, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, फ्रीडम की बात की है, लिबर्टी की बात की है, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हो रही, ये बताया हुआ है। लैंग्वेज के साथ भी देखना है तो देख लेते हैं। देखो क्या बोला, सेकंड पॉइंट से देखते हैं। फर्स्ट तो मैंने बताया, इन व्यू ऑफ ट्रांसनेशनल डेवलपमेंट्स when distances are shrinking, international communities are coming together for cooperation in various spheres and they are moving towards global perspective in various fields including human rights. The expression liberty must receive an expanded meaning. देखो दुनिया आपस में कनेक्ट होती जा रही है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं हमें वो भी देखना पड़ता है। अगर पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है और हम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी में वहाँ पे भी नाम खराब होता है। मोदी जी जाते हैं ना सारे देश में सबको मिलने, तो वहाँ थोड़ा खराब लगता है, बोले यार तुम लोग ऐसा करते हो, अपने सिटीजन्स को बताते ही नहीं हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये तो गलत बात है। जब बाकी देश कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, तो थोड़ा पीयर प्रेशर रहता है, उसमें भी सब चीजें करनी पड़ती है। वैसा द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी लिमिटेड टू मियर एब्सेंस ऑफ बॉडीली रिस्ट्रेंट, इट इज वाइड इनफ टू एक्सपांड टू फुल रेंज ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ओपिनियन एंड राइट टू सस्टेन एंड नर्चर दैट ओपिनियन। सिर्फ आपको सोसाइटी में खुला छोड़ रखा है कि आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, बोले है तो सही इतना फ्रीडम बहुत हो गया, ये बात यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अपना ओपिनियन रखना और उसके बेसिस पे बात करना पब्लिकली, ये भी आपको अलाउड होना चाहिए। ठीक है, वैसा बोला है। फॉर सस्टेनिंग दैट ओपिनियन इट बिकम्स नेसेसरी टू रिसीव इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन फ्रेम करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, उसके बिना कोई ओपिनियन आप फ्रेम कर पाओगे। मैंने आपको पूछा भाई सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में आपके क्या ख्याल है, बोले सर पहले बताओ तो सही इसमें होता क्या है। बोले नहीं वो सब छोड़ो, आप क्या सोचते हो। बोले मैं सोचूं कैसे, मुझे मालूम ही नहीं जिस चीज के अंदर है क्या, कितने सब्जेक्ट है, कैसा सिलेबस है, क्या कंटेंट है, तो मैं उस पर अपना ओपिनियन कैसे दूं। तो ओपिनियन तो तब आएगा ना जब आप मुझे बताओगे उसके बारे में कि अंदर उसके क्या चीजें दे रखी है। तो विदाउट हैविंग इन्फॉर्मेशन फ्रेमिंग एन ओपिनियन इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, ये बात हो रही है। Article 21 confers on all persons a right to know, which includes a right to receive information. वहीं से ये सारा ओरिजिनेट हो रहा है। तो आर्टिकल 21 आप कोट करना एग्जाम में कि यहाँ से ये बात इवॉल्व हुई। It may be pointed out that the right to impart and receive information is a species of the right to freedom of speech and expression. कुछ याद है अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, डब्ल्यूटी में था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 19 में हम पढ़ रहे थे बोलने की आजादी। तो मैंने आपको बस बोला था राइट ऑफ गुड स्पीच, राइट ऑफ बैड स्पीच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ नॉट टू स्पीक। ना बोलना सबसे ज्यादा काम आता है आजकल। बोलोगे तो फंसोगे, अच्छा बोलोगे तो फंसोगे, बुरा बोलोगे तो फंसोगे। तो मत बोलो, कंपलसरी थोड़ी ना है।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट ऑफ नॉट टू स्पीक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है, ये हमने बात की थी। नीचे वही टॉपिक शुरू हो गया, आर्टिकल 19। अब वो टॉपिक आपको सिर्फ रिलेट करा दिया उन्होंने कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि जहां जहां आपको फ्रीडम दिया जाता है उसके साथ साथ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अल्टीमेट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज नॉट सस्टेनेबल, वो सही नहीं है। हमने बात की भी थी कि अगर आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो फिर आप मनमानी करोगे, फिर जो मन में आया करोगे और लिमिट क्रॉस कर जाओगे। तो कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कितना भी उसको फ्रीडम दिया जाए, लेकिन हर फ्रीडम की एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। तो वो बात यहाँ पे इन्होंने वापस से रिपीट की है। ये सब हम देख चुके हैं, तो मैं ये आर्टिकल 19 यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी उसको जाने तो स्किप करके आगे बढ़ो। कंक्लूजन वही है कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की है वहां से ये बात डिराइव हो रही है, और आर्टिकल 21 में जो राइट टू नो बोला है वहां से भी ये बात डिराइव हो रही है कि भाई इंफॉर्मेशन मिलना हमारा राइट है, वैसा बोला है। द स्टेट इज नॉट ओनली अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, but it is equally under an obligation to ensure conditions under which these rights can be meaningfully and effectively be enjoyed by one and all। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, कैसे आपको ये राइट दिया जाएगा, ये सारी चीजें सरकार को डिसाइड करनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैरीज विद इट राइट टू प्रोपोगेट एंड सर्कुलेट वंस व्यूज एंड ओपिनियंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज मेंशन्ड अबव। आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो कर सकते हो, आप किसी बात पे अपना पॉइंट रखना चाहते हो कि भाई मेरा ओपिनियन ये है, सही है, गलत है, आप रख सकते हो। सोशल मीडिया पे लोग भर भर के लिखते रहते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, करो, कोई मना नहीं कर रहा है। बट एक बाउंड्री होती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं बोल सकते, बाकी आप अपना ओपिनियन रखो, ये सब कुछ अलाउड है, बात हमने देखी। द प्री रिक्विजिट फॉर एंजॉइंग द राइट इज नॉलेज। यही सबसे बड़ी चीज है जो मिसिंग है, लोगों को नॉलेज होती नहीं है, और जिसको सबसे कम नॉलेज होती है ज्यादा बोलता है। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन भी कितने लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, ऐसा है, वैसा है, गलत है, सही है, बट बैक स्टोरी पता नहीं होती। तो बहुत बार विदाउट नॉलेज आप जब लिखते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। जिसको नॉलेज है वहाँ पे हंस रहा होता है कि इसको पता तो कुछ है नहीं, कुछ भी बोलता रहता है। जो थोड़ा बहुत सुन के आ गया, पब्लिक में बोल दिया, कम से कम थोड़ा रिसर्च करता तो पता चलता क्या है और क्या नहीं है। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन ओपिनियन। वही बात वापस यहाँ पे आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात हो रही है आरटीआई एक्ट की स्पेसिफिक। 2005 का जो अपना कानून है वो हम जानते हैं। कोई भी एक्ट बनता कैसे, डायरेक्टली एक्ट तो पास होगा नहीं। पहले क्या होगा, एक बिल प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, वही लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोटिंग होगी, डिबेट्स होंगे, चेंजेस होंगे। फिर उसके बाद जब बिल दोनों जगह पास होगा तो लास्ट में कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पास करेंगे तब जाके वो एक्ट बनेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ वैसा है। तो अब डेट्स दे रखी है, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, डेट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब अपना एमसीक्यू एग्जाम नहीं है तो उसको लर्न करने नहीं बैठेंगे। फिर वापस से रिपीटेशन, आर्टिकल 21 फिर समझा दिया, 19 फिर समझा दिया, तो रिपीट है तो उसको जाने दो, सेम चीज बार बार नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। लोग लिख के आते हैं साइलेंट फीचर्स, मतलब साइलेंट नहीं है भाई, सेलिएंट है, दोनों में फर्क होता है। तो ये एक्ट की समरी है, कुछ बेसिक बातें आपको बताइए। ये सारी चीजें हम एक्ट में आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर इसमें जो यूनिक पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। आरटीआई एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, पूरे इंडिया में ये एक्ट बराबर से अप्लाई होता है। पहले ये बात इतनी रेलेवेंट इसलिए थी कि जम्मू एंड कश्मीर वाला मैटर था, तो बहुत सारे एक्ट में लिखा होता था दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब वो पंगा ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स वैसा कुछ नहीं है, जैसे बाकी के स्टेट्स है वैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो सारे एक्ट वहां पे भी बराबर से अप्लाई होते हैं। ये एक चेंज आ चुका है वैसे। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो देखना, यहाँ पे बोला है इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट 120 डेज फ्रॉम एनेक्टमेंट। ये है क्या एग्जैक्टली वो समझो, ये पुरानी बात हो चुकी। 12 अक्टूबर 2005 को जब आरटीआई एक्ट आया, तो मैंने आपको अभी बोला स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कानून है भी। तो जब पता ही नहीं है तो फॉलो करना कैसे स्टार्ट करेंगे। सरकारी ऑफिसर्स को भी समझने में टाइम लगेगा, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक्ट में उन्होंने स्टार्टिंग में ब्रीफिंग में लिख दिया कि जिस दिन ये एक्ट पास होगा वहां से 120 दिन के अंदर अंदर ये एक्ट इफेक्टिवली यूज होना स्टार्ट हो जाए, ये सरकार को देखना है। 120 डेज का टाइम दे रहे हैं, जिसमें एग्जीक्यूशन कर लो, आप प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड काम कर लो, लेकिन उसके बाद ये चीज प्रैक्टिकली वर्क करनी शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12 अक्टूबर को कानून आया, 13 अक्टूबर से एकदम स्मूथली फंक्शन होने लग गया, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो 120 डेज का टाइम दिया था। अब ये तो हिस्ट्री हो गई, 2005 की बात हो रही है, तो अभी इसका कोई लेना देना प्रैक्टिकली नहीं।
बोला ये एक्ट सारी पब्लिक अथॉरिटीज पे अप्लाई होगा, सरकारी अथॉरिटीज। वो कौन कौन सी है वो आगे डेफिनेशन में हम देखने वाले हैं। हर सिटीजन को राइट है कि वो आरटीआई फाइल कर सके। इसके लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जिनको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनके बारे में भी आगे अभी बात करेंगे। फीस जो मैटर करती है वो चार्ज की जाएगी। देखो 10 रुपए बेसिक फीस तो है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए में आपका काम हो जाए नेसेसरी नहीं है। आपने प्रिंट आउट मांगी है, आपने वो इन्फॉर्मेशन मांगी है जो ढूंढने में सरकार का खर्चा होगा, तो कॉस्ट तो आपसे रिकवर करेंगे ना। भले आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कॉस्ट चार्ज की जा सकती है, लेकिन रीजनेबल होनी चाहिए। अब सारी इन्फॉर्मेशन दे दें आरटीआई में, वो भी तो ठीक नहीं है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी वाली इन्फॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस वालों की इन्फॉर्मेशन होती है, सीबीआई, ये सारी अथॉरिटी। तो ये लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने वो मूवीज देखते हैं, अपने रॉ एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, जान पे खेल के इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ऐसा सब होता है। आप 10 रुपए में आरटीआई करके वो इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं, कैसे चलेगा? सोचो वो एजेंट कितना गुस्सा होगा, बोले तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? यहाँ जान जा सकती थी मेरी, इतना खतरा लेके, एक तो पाकिस्तान में छुप छुप के रह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, तुम लोग 10 रुपए में इन्फॉर्मेशन मांग लेते हो। मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ? मैं भी आरटीआई फाइल कर दूंगा कल से, ये थोड़ी ना होगा। तो कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी ना जिसको एग्जेम्प्ट करना नेसेसरी, कि भाई ये नहीं दे सकते, समझ आ रहा है? तो उसके ऊपर भी बात होने वाली है। ठीक है, तो ये सारा सेलिएंट फीचर्स या एक ब्रीफिंग था अबाउट द एक्ट जो आने वाला है। अब क्या क्या है स्पेसिफिक, चलते हैं डेफिनेशंस से शुरुआत करेंगे। सेक्शन नंबर 2 है अपने एक्ट का, जिसमें डेफिनेशंस दे रखी है। फर्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक अथॉरिटी, जिसकी अभी बात हो रही थी कि पब्लिक अथॉरिटी जो है उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो सरकारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हो, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फ्रेम हुई हो, पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप की गई हो, या किसी कानून के थ्रू बनी। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो सरकारी अथॉरिटी है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, इन जनरल उसको हम पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे। सेम लेवल पे इसको यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। फिर बोला रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स मतलब डेटा, जो भी सरकारी ऑफिस में जो फाइल्स में डेटा स्टोर है, दैट इज अ रिकॉर्ड। अगर आप उसको आरटीआई के थ्रू मांगते हो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। जब किसी चीज को स्टोर किया जाता है तो रिकॉर्ड है, वो डेटा है। उसी चीज को जब किसी को प्रेजेंट किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन। तो चीजें वही है, लेकिन नाम बदल जाता है, वैसा है। तो सेम बात यहाँ पे बोली। एक डेफिनेशन है लास्ट में, दैट इज थर्ड पार्टी। ये आगे सेक्शन में बताता हूँ, अभी इसको जाने दो। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बात समझ आ रही, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। अब देखो, जब आपने आरटीआई का कानून बनाया पब्लिक के लिए, तो एक डिपार्टमेंट, एक ऑफिसर, एक पोस्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता है क्या होगा, आप सरकारी ऑफिस में चले गए, एसएमसी में, जो भी जोन ऑफिस, वार्ड ऑफिस आपके एरिया में है, आपने वहां पे जाके जो पहला मिला ना काउंटर पे, उसको बोला भैया आरटीआई में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो बोलेगा मेरा काम नहीं है, दूसरे टेबल पे पूछो। फिर दूसरे पे गए, बोले भैया आरटीआई, बोले मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप बाकी किसी से बात करो। पूरे सरकारी ऑफिस में सबसे बात कर ली, कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट ही नहीं है कि आरटीआई की इन्फॉर्मेशन किससे मांगू मैं, कोई ऑफिसर तो होना चाहिए। तो इन्होंने बोला इसके लिए हमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, एक पोस्ट बनाएंगे, और उस ऑफिसर का काम होगा आरटीआई की एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, बिकॉज ये एप्लीकेशन डेली हजारों में भी आ सकती है। इसीलिए तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई पार्ट टाइम कर लेगा, फुल टाइम ही डेडिकेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो इन्होंने जो पीआईओ अपॉइंट किया, वो अपॉइंट किया डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब ये बात थोड़ा सा आपको समझनी है कि कैसे इनको अपॉइंट किया जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है एक पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक पीआईओ बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा जोन होता है आपको आइडिया? अपना सूरत सिटी है, सूरत डिस्ट्रिक्ट भी है। अब सूरत सिटी के आजू बाजू के छोटे छोटे टाउन और जो विलेजेस हैं वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। सूरत डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो 1 करोड़ लोगों के बीच में एक पीआईओ, सोचो रोज की पीआई मतलब आरटीआई एप्लीकेशन सूरत से कितनी फाइल होती होगी। अगर 1000 एप्लीकेशन भी फाइल हो जाए तो ये बेचारा 1000 एप्लीकेशन अकेला प्रोसेस करेगा तो कब जवाब देगा आपको, कब डेटा कलेक्ट करेगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये अकेला इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर ले, ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। बोला एक काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर देते हैं सब डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और इनके असिस्टेंट अपॉइंट कर देते हैं, इसको बोलेंगे असिस्टेंट पीआईओ। ये सब डिस्ट्रिक्ट वाइज या जोन वाइज अपॉइंटेड होंगे असिस्टेंट पीआईओ। अब क्या होगा, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डायरेक्ट पीआईओ के पास नहीं जाना हो तो यू कैन अप्रोच असिस्टेंट पीआईओ ऑफ योर जोन और सब डिस्ट्रिक्ट। बात समझ आ रही? तो सबऑर्डिनेट स्टाफ अपॉइंट करके दे दिया, काम थोड़ा प्रैक्टिकली इजी हो गया।
अब जो एप्लीकेंट है वो जाता है असिस्टेंट पीआईओ के पास, अपने एरिया के असिस्टेंट पीआईओ के पास। असिस्टेंट पीआईओ आपका एप्लीकेशन पीआईओ को फॉरवर्ड कर देता है कि सर ये सब एप्लीकेशन आई है, ऐसा है वैसा है, जो भी ब्रीफिंग देना है। एंड देन पीआईओ वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ के डायरेक्टली आपको रिवर्ट करेगा। बात समझ आ रही? तो एप्लीकेशन को कलेक्ट करना, उसको सॉर्ट करना जोन वाइज, ये काम असिस्टेंट पीआईओ करता है, और उसको प्रोसेस करने का काम तो एट द एंड पीआईओ ही करने वाला है। बात समझ आ रही? और फिर वो आपको डायरेक्टली भी रिवर्ट कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे बताइए। चलो ये सब प्रोसेस तो समझ आ गया कैसे ऐसे काम होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम लिमिट, डेडलाइन। सरकारी काम सुनते ही दिमाग में आता है कि पता नहीं ये लोग जवाब कितने साल बाद देंगे। तो बोले मैंने 2010 में आरटीआई फाइल की थी, उसका अभी जवाब आया है। अब वो जवाब आए ना आए कोई मतलब ही नहीं है। तो नहीं, सरकारी काम थोड़ा देर हो जाती है। वैसे थोड़ी देर, 15 साल हो गए। 15 साल पहले मैंने पूछा था कि ब्रिज कितने रुपए बनाया, आज ब्रिज है ही नहीं, वहां पे खत्म हो चुका है। अब आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या करूँ मैं उसका? तो डेडलाइन फिक्स नहीं की तो सरकारी ऑफिसर्स तो अपनी मस्ती में रहेंगे, आराम से काम करेंगे। देखो सरकारी ऑफिसर्स के बारे में एक लोगों के माइंड में परसेप्शन ये है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, बट एक्चुअली में रियल फैक्ट ऐसा नहीं है। बेचारे वो डबल काम करते हैं, क्योंकि सरकार ना रिक्रूटमेंट बहुत कम करती है, क्योंकि पैसा देना पड़ता है, और जो है काम इनसे ज्यादा कराती है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ना कम काम नहीं कर रहा है, वो इतना ओवर ऑक्यूपाइड है कि सबका काम कर नहीं पा रहा है। तो सबको लगता है ये काम नहीं करते, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। ओवर स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग की जरूरत है, अंडर स्टाफिंग कर रखा है गवर्नमेंट ने, उस वजह से इनके ऊपर वर्क बर्डन बढ़ जाता है। तो जो परसेप्शन है वो उतना करेक्ट भी नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे रिलेट हो रही है, तो आपको बता रहा हूँ। अब स्टोरी ये है कि डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी कि कितने दिन में आरटीआई का जवाब आना चाहिए। एक्ट में इन्होंने डेडलाइन फिक्स की है 30 डेज। अगर आपने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए। ये डेडलाइन है ऑफिसर के ऊपर, पीआईओ के ऊपर। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर पर डे पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसा रखेंगे तभी तो लोग काम करेंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? तो ये ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी। अब इसमें देखो, हमने देखा एप्लीकेंट जाता है असिस्टेंट पीआईओ के पास, असिस्टेंट पीआईओ जाता है पीआईओ के पास। तो मैंने तो एप्लीकेशन फाइल कर दिया, लेकिन इसने एप्लीकेशन आगे पहुंचाया नहीं, तो ये बेचारे के ऊपर ये डेडलाइन लगा के फायदा क्या होगा? तो बोला असिस्टेंट पीआईओ पीआईओ तक एप्लीकेशन कितने दिन में पहुंचाएगा, उसके लिए उसको 5 दिन का टाइम मिलेगा। समझ आ रहा है? असिस्टेंट पीआईओ टू पीआईओ कितने दिन का टाइम मिलेगा? 5 दिन का। अब इसको एप्लीकेशन मिलेगी, उसके बाद ही वो अपना प्रोसेस शुरू करेगा ना। तो 30 डेज तो वहां से स्टार्ट होंगे जब उसको एप्लीकेशन मिली। तो एज एन एप्लीकेंट इस केस में आपका वेटिंग टाइम हो गया 35 डेज। आपने एप्लीकेशन की, 5 दिन असिस्टेंट पीआईओ ने लगाए आगे फॉरवर्ड करने में, फिर 30 दिन लगाए पीआईओ ने प्रोसेस करने में। टोटल वेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना हो गया? 35 डेज। बात समझ आ रही? तो ये ऑप्शन है। अच्छा, आपने जब एप्लीकेशन किया आरटीआई में, तो दैट एप्लीकेशन वाज वेरी अर्जेंट। उसमें इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो ना, वो आपको अर्जेंटली चाहिए, और लेट हो गया तो मतलब नहीं, मतलब 30 दिन का कोई फायदा नहीं होगा, और जल्दी चाहिए। तो एक इमरजेंसी वाला ऑप्शन होता है, दैट इज 48 आवर्स। आपको पीआईओ को एप्लीकेशन में रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि सर ये इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, इसमें अर्जेंट है, इसमें आप 30 डेज लगाओगे तो नहीं चलेगा, और आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी। अगर पीआईओ को लगता है कि हाँ ये तो अर्जेंट है, तो उनको 48 आवर्स में वो एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसा भी प्रोविजन यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब टाइम लाइन यहाँ आंसर में है, फिर जब प्रोसेस में पूछेंगे तो आपको कोड करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल वेटिंग टाइम 30 डेज, थ्रू असिस्टेंट पीआईओ 5 डेज एक्स्ट्रा, एंड इमरजेंसी हो तो 48 आवर्स में आप इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो। एक और पॉइंट है जो अभी डेफिनेशन देख रहे थे, थर्ड पार्टी, जो मैंने डिस्कस नहीं कराई थी, वो यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन आप पीआईओ से मांग रहे हो, पीआईओ बेचारा गूगल या चैट जीपीटी तो है नहीं, जो बोला तुरंत सर्च करके बता देगा। उसको भी इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से लाके देनी पड़ेगी, जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो किसी डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कि भाई आरटीआई में मेरे पास एप्लीकेशन आई है, मेरे को 30 दिन में इनको जवाब देना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप इन्फॉर्मेशन मुझे दो ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। अब वो थर्ड पार्टी मतलब कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है हम प्रोसेस करके भेजते हैं। अब वो लोग जितने दिन लगाएंगे उतना ये पीआईओ का टाइम कटता जा रहा है। 30 दिन तो इसको मिले, उन्होंने 30 दिन लगा दिए, तो इस बेचारे पे पेनल्टी आ जाएगी। तो बोले थर्ड पार्टी को भी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम कितना है? दैट इज 10 डेज एक्ट के हिसाब से। अब इसमें पता है आपका वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। आप पहले गए असिस्टेंट पीआईओ के पास, बोला सर 5 दिन मुझे तो दो पीआईओ के पास जाने के लिए। पीआईओ के पास गए, पीआईओ बोला इन्फॉर्मेशन तो थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी बोली मुझे 10 दिन दे दो। पीआईओ बोला मेरे 30 दिन मत बोलना, वो तो मुझे मिलने ही चाहिए। समझ आ रहा है? आपका वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम कितना? 45 डेज।
समझ आए? अब अगर आप डायरेक्ट पीआईओ के पास गए होते और थर्ड पार्टी वाला पॉइंट होता तो ये 5 दिन नहीं आते, फिर वेटिंग टाइम 40 डेज हो जाता। तो मैक्सिमम इन एनी कॉम्बिनेशन वेटिंग टाइम कहाँ तक जा सकता है? 45 डेज। इससे ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मल जो अपनी ड्यूरेशन है अगर वो मानते हुए चले अपन 30 दिन वाली जो पीआईओ वाला केस है, तो आपने उनको एप्लीकेशन किया और 30 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो क्या मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया? और अगर 30 दिन के अंदर जवाब आता है और पीआईओ लिख के दे रहा है कि वी आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन, तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्शन के बेसिस पे और किस रीजन से एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, उनको बताना पड़ेगा। नहीं बताया तो फिर वो जो है आंसर सही नहीं माना जाएगा और आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, या तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दे विद रीजन, या फिर कोई रिप्लाई ना दे तो मान लिया जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया। फिर आप उनको पूछ सकते हो सर 30 दिन हो गए कोई जवाब नहीं आया, तो रीजन दे दो क्यों जवाब नहीं आया, क्यों एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट किया। और रीजन नहीं है तो फिर हम कंप्लेंट करेंगे, अपील करेंगे, वो सारे ऑप्शंस भी हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन वाला कंटेंट है कि कौन कौन से केस में किसके पास कितना टाइम है एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। बात समझ आ रही? अब देख लो यहाँ पे दे रखा है पेज 247 पे एक डेजिग्नेशन वाला आंसर है और एक रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताई। आप 2 मिनट लो, उसको आराम से रीड करो। डेजिग्नेशन, रिक्वेस्ट, और पीछे भी इसको रिपीट किया है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। वो 2 बार है, रिक्वेस्ट वाला आंसर और प्रोसीजर वाला आंसर 90% सेम ही है, लेकिन मॉड्यूल में 2 बार रख दिया था तो मैंने भी एक बार कंटिन्यू कर लिया उसको। आप आराम से टाइम लो 2-5 मिनट, इसको पूरा पढ़ो, लैंग्वेज अभी रीड करो, कुछ नया मिलता है, नहीं समझ आया तो पूछो, टैली करते जाओ साथ में। जितना रीडिंग खुद से करोगे ना उतना अच्छा है, तो ही आपको रिलेट होगा क्या हो रहा है। बोलो। रीड किया? डेजिग्नेशन वाले पॉइंट में कोई डाउट? वो डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला पॉइंट, असिस्टेंट पीआईओ प्रोसेस में टाइम लिमिट सारी क्लियर हुई? ठीक है, सेम चीजें लिखी हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे आंसर पे बढ़ने से पहले वेबसाइट देख लो एक बार, आरटीआई की वेबसाइट
कैसी है, किस तरीके से आपको आरटीआई फाइल करनी है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है rti.gov.in। इस पे जाके आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर आपको एक्ट पढ़ना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है अमेंडमेंट्स के साथ। अलग अलग लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप कोई भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हो। आरटीआई के रूल्स भी दे रखे हैं, एक्ट भी दे रखा है, सब डिटेल्स हैं। आरटीआई फाइल करनी हो तो उसकी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। दिस इज द पेज। देखो स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर जो अभी अपन देख रहे थे टाइम लिमिट वाला, 30 डेज, 5 डेज, रिप्लाई आया, रिप्लाई नहीं आया, वो पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। अपील करना हो तो अपील का प्रोसीजर यहाँ पे हम भी पढ़ने वाले हैं, वो भी लिखा हुआ है। ये स्पेसिफिक सिचुएशन है कि किन के खिलाफ फाइल नहीं करना है। अब देखो अगर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, सारी डिटेल्स दे रखी है, पढ़ते तो अपन है नहीं, बट आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। आपकी डिटेल्स फिलअप करो, उसको सबमिट करो, उसके बाद फिर आगे आपके पास और आगे फॉर्म आएगा जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। चलिए काम करते हैं, ट्राई करते हैं। देख लीजिए ऐसा फॉर्म है। अब ये सब डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री की कैटेगरी में आती है, ये सब यहाँ पे रहेगा। आपकी डिटेल्स पूरी फिलअप करनी पड़ेंगी और यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ICSI के थ्रू अगर आपको फाइल करना है, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये सब कैटेगरी नहीं पता चले तो आप डायरेक्टली यहाँ सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डिटेल्स फिलअप करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कॉपीज मंगवानी है तो ये मेरा रोल नंबर है, ये एग्जाम क्लियर किया है और ये सब्जेक्ट्स के मुझे जो है कॉपीज चाहिए, वो आप पूरा यहाँ पर टाइप करके लिख दो और डॉक्यूमेंट में आपका जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है वो अटैच कर दो प्रूफ के लिए, सबमिट कर दो। नेक्स्ट पेज पे पेमेंट करो और जो है डिटेल्स वो लोग आपको ईमेल से भेज देंगे वैसा। अब ICSI के पोर्टल पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ से करोगे तो 10 रुपीज़ में काम हो जाएगा। वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो आपसे चार्ज करता है दैट इज अराउंड 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट का मंगवाओगे 2000 हो जाएगा और यहाँ पे वही काम 10 रुपये में हो जाता है।
तो उनको डायरेक्ट बोलोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, इनको बोलो वो उनको जाके बोलेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन मांग रहे, दे दो 10 रुपये, तो कॉस्ट का फर्क पड़ जाता है। तो वैसे हम कर सकते हैं। फिर आपको स्टेटस चेक करना है क्या हुआ आपकी एप्लीकेशन का, तो यहाँ से कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, अपील करने की जरूरत हो तो अपील भी यहाँ से हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। सो दिस इज द रियल वेबसाइट ऑफ RTI और इस तरीके से फाइल होगा। बोलो क्लैरिटी आई, पता चला? ठीक है, होपफुली जरूरत ना पड़े अपने को, लेकिन कभी और कोई केस में भी RTI फाइल करनी हो तो वेबसाइट आपके सामने है। चलिए देखते हैं। चलो देखें नेक्स्ट। अब जो अगला आंसर है एक पूरी शॉर्ट नोट है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, बहुत बार पूछी भी हुई है, तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, थोड़ा नोट करके रखना। ये सारी चीजें अभी समझ में आ रही है लेकिन एग्जाम तक याद रहेंगी, बोला हुआ ओरली वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जितना आप नोट करके रखोगे उतना अच्छा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। ऐसी इंफॉर्मेशन जो RTI में डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, जिसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी एक पॉइंट को यूज करके कोई केस बना के पूछना हो तो भी पॉसिबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो भी पॉसिबल है, तो आपको उस पर ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वेयर द डिस्क्लोजर प्रेजुडिशियली अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने से इंडिया की इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी मतलब हार्मनी एंड यूनिटी, इसके ऊपर अगर कोई थ्रेट है तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो RTI में प्रोवाइड नहीं करेंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से ऐसा थ्रेट हो सकता है वो भी आप समझ लो। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, पीस की बात हो रही है, जैसे बहुत बार ना राइट्स हो जाते हैं, और जो राइट्स होते हैं कम्युनल राइट्स होते हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तोड़फोड़ हो गई, आग वाग लगा दी, कुछ मर्डर्स हो गए, वैसा है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी सेंसिटिव है, किसी ने RTI फाइल कर दी कि A कम्युनिटी के कितने लोग मरे इसमें, B कम्युनिटी के कितने लोग मरे। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया जाएगा तो उसके बेसिस पे और आगे जो है नुकसान हो सकता है। फिर जिनके ज्यादा लोग मरे वो ज्यादा गुस्से में अब बोले हम इन पे हमला करेंगे, ऐसी सब बातें हो जाएंगी। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इससे पीस और जो एनवायरनमेंट है खराब हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी में चली जाती है, जहां पे ऑफिसर मना कर देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, इस रूल के हिसाब से वो एग्जेम्पशन में जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा, एक्सप्रेसली फोरबिडन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड दिस विल रिजल्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चलती है, कोर्ट में बहुत सेंसिटिव ऐसे केसेस आते हैं, तो जजेस बोलते हैं कि इस केस की जो भी हियरिंग होगी ना वो इन प्राइवेट होगी, पब्लिक नहीं होगी। मतलब इस केस की हियरिंग चलते टाइम सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और उनके लॉयर्स ही प्रेजेंट होंगे, पब्लिक को हम अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली जो कोर्ट में केस चलता है ना, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप भी जाके बैठ सकते हो एज अ पब्लिक। रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं जो सीख रहे होते हैं कि कैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, काफी लोग जाते हैं। तो पब्लिक हियरिंग में फिर क्या होगा ना, सारी बातें मीडिया में चली जाती है, लेकिन प्राइवेट हियरिंग में ऐसा नहीं होगा। अब कोर्ट ने स्पेसिफिक जज ने ऑर्डर दिया कि इस हियरिंग में जो कुछ यहाँ डिस्कस होगा बाहर पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, सेंसिटिव है, थोड़ा यहाँ अपने तक रखेंगे। फिर अगर आपने जाके किसी को बोल दिया, मीडिया में दे दिया, या RTI के थ्रू बातें बाहर आ गई, तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये जो है एग्जेम्पशन में आ जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोर्ट ने देने से मना किया वो नहीं मिलेगी। तीसरा है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी ऐसा होता है, जो प्राइवेट में की जाती है और जो पब्लिक में नहीं आती, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांगोगे वो मना कर सकते हैं, तो एग्जेम्पशन का पावर उनके पास रहता है। फोर्थ पॉइंट देखो, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस की सीक्रेसी। बहुत बार जब दो एंटिटी साथ में बिजनेस कर रही है तो एक दूसरे की डिटेल्स पता चलती है, जो पब्लिक करना ठीक नहीं है। जॉइंट वेंचर है, कोलैबोरेशन है, आप कैसे बिजनेस करते हो, मैं कैसे बिजनेस करता हूँ, हम पार्टनरशिप में, तो एक दूसरे को पता है। अब ये बातें पब्लिक में लीक करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को बताएंगे तो बिजनेस अफेक्ट होगा। तो ये सब ना हो, इसके लिए ऐसे अग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिनको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, NDAs बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि भाई आपके बारे में जो भी डिटेल्स मुझे पता चली है थ्रू आवर बिजनेस रिलेशन, मैं पब्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें आता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब टर्म्स तो आपने सुने ही होंगे। ये सब जो है ये ट्रेड सीक्रेट्स में कवर होते हैं। कोका कोला है, कोका कोला बनाने का फॉर्मूला पता है आपको, बॉटल पे लिखा होता है हाउ टू मेक कोका कोला, आपने चैट GPT गूगल करके देखा,
पता चलेगा नहीं। अब कंपनी ने वो फॉर्मूला सीक्रेट रखा हुआ है, आपने आरटीआई फाइल कर दिया, बोले मुझे जानना है कोका कोला कैसे बनती है, नहीं पॉसिबल है, वो अलाउ नहीं कर सकते, वो ट्रेड सीक्रेट है, दैट इज अ पेटेंटेड फॉर्मूला, और वो कंपनी के अंदर भी सबको नहीं पता है, क्योंकि वो सीक्रेट नहीं रखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उस वजह से इतने साल से कोका कोला ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब कोका कोला का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये स्टार्ट हुई थी 1860 या समथिंग, तो ये मेडिसिन थी, कोका कोला माइग्रेन की दवाई थी, और जिसने ये इन्वेंट की थी वो फार्मासिस्ट था, केमिस्ट की दुकान थी उसकी, और वो अपनी दुकान में ना कांच की बोतल में बेचता था उसको, जैसे आप कफ सिरप पीते हो ना वैसा हो गया। तो एज अ मेडिसिन वो उसको बेचता था कि जिनको माइग्रेन या सीवियर हेडेक का प्रॉब्लम है वो उसको मेडिसिन की तरह लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने उसको थोड़ा बेवरेज की तरह कंज्यूम करना शुरू कर दिया और डिमांड बहुत बढ़ गई। तो फिर वो केमिस्ट ने सोचा कि यार जब इतना चल रहा है तो मैं क्यों ना इसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूं। तो उसने उसके मेडिसिनल कंपोनेंट्स को कम कर दिया, क्योंकि दवाई की तरह तो बेचना नहीं अपने को, तो कोल्ड ड्रिंक की तरह बेचना है, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया और फिर उसको एक बेवरेज की तरह मार्केट में लॉन्च कर दिया। और आज वो चीज़ आपके सामने है। कितने लोगों को तो हेडेक होता है तो यार थम्स अप पी लेते थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक क्या लग रहा है, शक्कर का पानी, उसमें क्या ठीक लग रहा है आपको, लेकिन माइंडसेट वैसा हो गया कि कितने लोग उस तरीके से पी रहे हैं। तो जो बिजनेस बन गया वैसा है, उसका फॉर्मूला है तो उसका सीक्रेट है। ये तो इंडिया में कहाँ टाइम लगता है कॉपी करने में, हाँ बोले इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो वैसी कंडीशन है कि आज कोका कोला ने अपना फॉर्मूला बताया, अभी तो मार्केट में उसकी बॉटल आई उससे पहले डुप्लीकेट आ जाएगी, इतनी स्पीड में काम होता है। कॉपी तो इतनी फटाफट करते हैं ना अपने, तो ओरिजिनल वाला बेचारा मार्केट में अपना प्रोडक्ट हर दुकान में पहुंचा है, उससे पहले फर्स्ट कॉपी आ जाती है। तो ये बहुत टफ काम है, इसलिए उन्होंने अपना फॉर्मूला बचा के रखा है। सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों को कंपनी पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है जिससे वो उसका कॉन्सेंट्रेट बनता है। तो कॉन्सेंट्रेट अलग जगह बनता है, बॉटलिंग अलग जगह होती है, फिर डिस्पैचिंग होता है। तो पूरी टीम को भी नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, बहुत लिमिटेड लोगों को मालूम है ये चीज़ है। बीच में केस आया था यूएस में, एक वहीं की कंपनी है, कोका कोला का फॉर्मूला किसी एम्प्लॉय ने, किसी को पता चल गया होगा, कितना ही छुपा लेंगे, 190 कंट्रीज में कोका कोला बिकता है यार, कहीं कहीं से तो लीक हो ही सकता है। फिर भी इतने साल से उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। किसी ने पेप्सी वाले को फॉर्मूला बेचने की कोशिश की, राइवल कंपनी से डुओपोली है, तो कोका कोला का फॉर्मूला पेप्सी को बेचने को एम्प्लॉय गया, पेप्सी वालों ने क्या किया पता है, कोका कोला वालों को बता दिया। सोचो वो एम्प्लॉय की हालत सोचो आप कॉम्पिटिटर के पास गए कि मेरे को पता है इसका फॉर्मूला क्या है, मैं इसका फॉर्मूला आपको बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दो, तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। सामने वाले ने इसको बता दिया आके, पेप्सी वाले ने कोका कोला को ऑफिशियली बता दिया कि बोले आपका ये एम्प्लॉय आपका फॉर्मूला लेके हमारे पास आया है, पैसे मांग रहा है, क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला चाहिए नहीं, आप देख लो। अब सोचो वो एम्प्लॉय की क्या हालत हुई होगी, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ठीक है वैसा हो गया। पेप्सी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और दैट वाज वेरी बोल्ड ऑफ देम, या जो भी बोलो, कि बहुत स्ट्रांगली उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट किया कि बोला हमें कोका कोला की कॉपी थोड़ी ना करनी है, कोका कोला एक अलग ब्रांड है, हम एक अलग ब्रांड है। अच्छा जो कंज्यूमर्स हैं उसमें ग्रुप है, एक ग्रुप वो है जिसको कोका कोला ही पसंद आती है, एक ग्रुप है थम्स अप पीता है, एक ग्रुप है जो पेप्सी ही प्रेफर करता है, और बाकी अपने जैसे जिनको फर्क ही पता नहीं चलता, सेम ही तो लगती है। काफी लोग ऐसा है क्या यार तीनों सेम ही है, कोका कोला थम्स अप, ग्लास में भर के दूंगा फर्क बता दे कौन सी है। तो आधे लोगों के टेस्ट बड्स को फर्क ही मालूम नहीं पड़ता है कि तीनों में से कौन सी, बस कोला है तो दे दे चलेगा। लेकिन कितने लोगों को टेस्ट का स्पेसिफिकेशन पता चलता है, बोले नहीं नहीं डिफरेंस तो है, थम्स अप थोड़ी सी स्ट्रांग लगती है पावर वाइज, पेप्सी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही सेम है। पर जिनको नहीं समझ आती वो सॉर्टेड है, बोले कुछ भी दे दे चलेगा, इतना डिफरेंशिएशन करना नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में ऐसे दो कंज्यूमर्स हैं जिनको एक को पेप्सी पसंद है, एक को कोका कोला पसंद है, स्पेसिफिक है। अब पेप्सी वाले ने बोला कि यार कॉमन सेंस है, अगर हम कोका कोला का फॉर्मूला चुरा के सेम चीज बना देंगे तो फिर लोग कोका कोला ही नहीं पियेंगे, फिर पेप्सी जो पेप्सी पीते वो बंद कर देंगे। बोले अब तो टेस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं कि हम उनका फॉर्मूला कॉपी कर ले, हमारी अपनी टेस्ट की आइडेंटिटी है, एटलीस्ट जिनको डिफरेंस समझ आता है वो तो हमारी साइड लेते हैं कि नहीं मेरे को पेप्सी ही पीनी है। अब टेस्ट ही सेम कर दिया तो फिर डिफरेंशिएशन क्या रहा। तो उन्होंने फॉर्मूला कॉपी करने से या उसको लेने से मना कर दिया, उल्टा वो एम्प्लॉय बेचारा बीच में मर गया, ना इधर का ना उधर का। अब उसकी क्या हालत हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट जो होते हैं ये आप लीक नहीं कर सकते, ये पब्लिक नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना है। आरटीआई में कोई अगर ये फॉर्मूला मांग ले तो नहीं बता सकते। मेडिसिन में भी तो होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी आया रशिया में किसी कंपनी ने कैंसर की कोई वैक्सीन डेवलप की है जिससे कैंसर ठीक हो सकता है, और बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे, वो कुछ 1000 रुपीज या ऐसे कुछ में अवेलेबल है, ऐसा कुछ उन्होंने कोट किया है कि बहुत सस्ते में इलाज होगा और पूरे वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, अचीवमेंट है। अब कितने साल का रिसर्च होगा तब जाके दवाई का फॉर्मूला मिला होगा, आपने आरटीआई करके मांग लिया, बोले बता दो मैं भी बना लूंगा, हम भी फैक्ट्री लगा लेंगे फटाफट।
तो ऐसे थोड़ी ना होगा यार, वो पेटेंटेड है, वो आपको नहीं दे सकते, इम्प्लाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। अपने मोदी जी पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, वो देखा साउथ अफ्रीका गए थे। एक तो दो देश के नेता बात कर रहे हैं, अपने वाले हिंदी बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है। अब क्या होता है ना, कुछ चीजें कैमरा के लिए करनी पड़ती है, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। मोदी जी कोई भी ऐसे फॉरेन के मिनिस्टर से मिलते हैं ना, तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे, बातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अपने लगता है कुछ ऐसे दोस्ती यारी होगी इनकी, रोज का ऐसे कुछ रील वील शेयर करते होंगे, आपस में बातें होती रहती होंगी। वो कुछ भी XYZ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बस खाली फोटो के लिए ऐसा दिखना चाहिए, दो लोग मिले तो ऐसे बातें हुई। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ परसेप्शन, क्योंकि जब वही इमेजेस मीडिया में वायरल होती है ना, तो पब्लिक को लगता है कि नहीं देखो कितना फ्रेंडली तरीके से मिल रहे हैं, बात कुछ भी नहीं हो रही है, शायद समझ भी नहीं आ रहा है एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। वो फ्रेंच में बोल रहा है, हिंदी बोल रहे हैं, कहाँ मालूम पड़ रहा है दोनों को। ट्रांसलेटर होते हैं उनके पीछे, देखना जब भी ऐसे बैठे होते हैं ना, पीछे एक बंदा बैठा होता है, वो ट्रांसलेटर होता है। वो फ्रेंच प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है, वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, वो उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर रहा है। फेयर इनफ, ठीक है, जरूरी तो नहीं है अपने को दूसरे देश की लैंग्वेज आनी चाहिए, पर ट्रांसलेटर्स के बिना यूजुअली बात होती नहीं है वैसे। तो ये सब जो चीजें हैं, उसमें जब दो कंट्री के हेड्स मिलते हैं या उनके बीच में कोई अग्रीमेंट्स होते हैं, तो बहुत बार ना एक डील ऐसी होती है कि यार हमारे बीच में जो बातें हुई है, जो डील हुई है ना, वो सीक्रेट रहेगी, आप मीडिया में मत देना। जैसे एक एग्जाम्पल है वो राफेल वाला जो फाइटर जेट है, फ्रांस ने राफेल जेट इंडिया को प्रोवाइड किया, बेचा। अब उसमें ना इंडिया में ऑपोजिशन ने बहुत हंगामा किया पार्लियामेंट में, बोला कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा डाउट है कि इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने वेस्ट किया है, करप्शन हुआ है, ऐसा वैसा। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला कि हम राफेल की डिटेल मीडिया में नहीं दे सकते। रीजन बीइंग कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया है और उसमें लिखा हुआ है कि हम ये फॉरेन गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है, इसकी डिटेल हम मीडिया में ना दें। उसके दो रीजन दिए उन्होंने। एक तो बोला कि देखो प्राइस बता देंगे कि कितने का एक जेट हमने खरीदा है, तो बाकी के कंट्रीज को समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज चीज है, MRP वाला प्रोडक्ट नहीं दुकान से खरीद लिया, कस्टमाइज है, तो हमने क्या फीचर्स उसमें ऐड करा है क्या नहीं करा है, प्राइस पॉइंट बता देंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सामने वाली गवर्नमेंट ने हमसे ये प्रॉमिस मांगा है कि हम ये डिटेल पब्लिक नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि देखो ये डील बिजनेस वाली चीज है। इंडिया को फ्रांस ने वो जेट कितने में बेचा और दूसरे कंट्री को कितने में बेचा, प्राइस नेगोशिएबल है, अलग अलग हो सकता है। तो बोले उनके लिए वो चीज इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसके लिए वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज जो है आप डिक्लेयर मत करना। तो बोला इस वजह से हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब आप RTI करो या पार्लियामेंट में मांगो, अलाउड नहीं है तो अलाउड नहीं है। तो भाई जब फॉरेन गवर्नमेंट के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन हाँ, तो ये फॉरेन गवर्नमेंट वाली अपन बात कर रहे थे कि उनके साथ जो डील होती है उसमें बहुत सारी सीक्रेसी बहुत बार मेंटेन करनी पड़ती है। RTI में ऐसी आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, मना कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन विच एंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो जाता है। अब उनका पूरे दिन का जो रूटीन है, कहाँ जाते हैं, कहाँ रुके हैं, कौन से होटल में स्टे करने वाले, कौन सा रूम नंबर है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप RTI में मांग रहे हो, तो क्या लगता है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मुझे लोकेशन भेज दो, कौन से रूम में रुकने वाले होटल में, बॉम्ब से उड़ाना है तो वहीं से उड़ा देंगे, ठीक है, वैसा है, लाइफ को थ्रेट हो जाएगा ना, तो फिर डेंजर वाली चीज है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी की लाइफ और सेफ्टी पे डेंजर आ सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो RTI में प्रोवाइड नहीं हो सकती, ये इम्प्लाइड सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर। एक सिचुएशन फ्रेम करते हैं वैसा है, कोई टेररिस्ट है और या फिर कोई गैंगस्टर है, ऐसा कुछ है। अपना यूपी में होता है ना, योगी जी सिस्टम पता ही है आपको, ठीक है, पहले अरेस्ट करते हैं, फिर गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं, फिर गाड़ी पंचर हो जाती है, पलट जाती है, फिर वो भागने की कोशिश करता है, फिर मजबूरी में उस पर गोली चलानी पड़ती है। वैसे तो लेके जा रहे होते हैं कोर्ट में, लेकिन गोली चलानी पड़ती है, वो मर जाता है। तो अब क्या करें, अब रिपोर्ट तो ऐसी बनती है, तो चलो वहीं पे क्राइम सीन पे सब काम खत्म हो गया, तो ऑन द स्पॉट जस्टिस हो जाता है, पब्लिक भी खुश हो रही होती है, तो बोले ऐसा ही होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा वो भी है, डाइसी भी है। चलो कोई बहुत पॉपुलर गैंगस्टर हो, सबको पता है कि ऐसा बहुत मर्डर वर्डर किया है, ऐसे को उड़ा दिया तो ठीक है, बट यही कोई ऐसा हो जिसके बारे में श्योरिटी ना हो कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया, और ऐसा एनकाउंटर कर दिया फिर, तो वो भी तो गलत हो जाएगा उसके साथ। बेचारे ने कुछ किया नहीं था फिर भी एनकाउंटर में उड़ा दिया। या तुम गाड़ी बार बार पंचर कर देते हो, इससे अच्छा टायर नया लगवा लो, ठीक है, तो थोड़ा उसको पंचर प्रूफ बनवा लो यार, किसी के ऊपर ऐसा थ्रेट आ जाए। तो ऐसी सब चीजें होती रहती है।
अब कोई गैंगस्टर है, यूपी पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही है, अब पता चला उनको टिप मिली है कि यहाँ छुपा हुआ है। अब क्या हुआ ना, न्यूज रिपोर्टर भी पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई कि गैंगस्टर कहाँ छुपा हुआ है। अब पुलिस डायरेक्ट नहीं बता रही, बोले आरटीआई फाइल कर देते, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए विद इन 48 आवर्स। फाइल कर दी, इन्फॉर्मेशन मिल गई सपोज, अगर इन्फॉर्मेशन दे दे तो क्या होगा, न्यूज चैनल वाले तुरंत आ जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे दिखा रहे हैं ये गैंगस्टर इस घर में छुपा हुआ है, उसके 4 एंगल भी लगा देंगे, एक पेड़ पे से वीडियो ले रहा है, घर के बाहर से वीडियो ले रहा है, दूसरी तरफ से वीडियो ले रहा है, तो सारा न्यूज चैनल पे आ रहा है। अभी जो गैंगस्टर घर में छुपा हुआ है वो बैठे बैठे टीवी देख रहा होगा, क्या करेगा, बोर हो रहा होगा, तो अब वो टीवी देख रहा है, टीवी पे न्यूज दिखा रहे हैं इस घर में गैंगस्टर छुपा हुआ है। बोले यार ये देखा देखा लग रहा है। उसका असिस्टेंट बोला, बोले सर ये तो अपना ही घर है। ठीक है, बोले यार ये तो पुलिस वालों को पता चल गई, न्यूज वाले बाहर आ गए, अब वो तो अलर्ट हो गया ना कि पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, तो भाग जाएगा वहां से। अब जब तक पुलिस पहुंची, तब मीडिया वाले पहले पहुंच गए थे, पुलिस नहीं आई है, मीडिया कवर कर रहा है लाइव कि पुलिस आएगी, उस पर गोली वोली चलाएगी, तब तक गैंगस्टर भाग गया। अब आपको ऐसा नहीं लगता है आरटीआई देने की वजह से सब नुकसान हो गया? आरटीआई नहीं दी होती या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती तो पुलिस अपना काम ठीक से कर सकती थी। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस एजेंसी या गवर्नमेंट को नुकसान होता है, उनके काम में रुकावट आती है, तो आरटीआई में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट पेपर्स। एक टर्म है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ द कैबिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो तो एक इंडिविजुअल है, सारा काम तो वो अकेले करते नहीं होंगे, अब उनकी भी तो पूरी टीम होती है मिनिस्टर्स की। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब होते हैं। अब ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सबको कलेक्टिवली बोला जाता है कैबिनेट। उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब इनकी मीटिंग्स होती है, उसमें मोदी जी है, बाकी सब मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग्स होती है और उनमें डिस्कशंस होती है। अब जो भी डिस्कशन उस कैबिनेट मीटिंग में हुई है वो डिस्कशन आरटीआई से बाहर है, आरटीआई में वो चीज कवर नहीं होती क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर हो गया। हाँ, जब इनकी मीटिंग होती है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेस रिलीज देते हैं कि इस मीटिंग में डिसीजंस लिए गए, वो तो गवर्नमेंट सामने से बताती है क्योंकि डिसीजन तो पब्लिक को बताने पड़ेंगे, बट किसने हाँ बोला किसने ना बोला, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई, वो उनका मैटर है। आपको आउटकम बता रहे हैं ना, आप पूरा प्रोसीजर नहीं पूछ सकते वैसा है। तो कैबिनेट पेपर्स जो उनके मिनट्स बनते हैं, उस मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो कैबिनेट पेपर्स आप आरटीआई में नहीं मांग सकते। कैबिनेट की मीटिंग का आउटकम वो लोग प्रेस रिलीज में जो देते हैं ना, दैट इज द ओनली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो गवर्नमेंट ने खुद को अपनी मीटिंग्स को इस एक्ट से बाहर रखा है बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात आ जाती है वैसे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब ये 8 पॉइंट्स, एक आपका आंसर बनता है, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। देखो कंटेंट इतना ही है, 10-11 पेज का 12 पेज का चैप्टर है, इसके बाहर कुछ है नहीं। जितने एग्जाम्स हुए हैं जब भी आएगा इसी में से कुछ आएगा। तो जेआईजीएल का पेपर आपको बुक के बाहर से नहीं मिलेगा, बुक के अंदर से ही मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा उसको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम पढ़ के कुछ जाते हैं आता कुछ है। डबल में थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा कुछ अलग ही चल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप पास पेपर्स देखोगे, मैं आपको बुक भी प्रोवाइड करूंगा, क्रैकर प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें से आपको रिलेट होगा कि हाँ यार ये सब तो बुक में है। तो सिर्फ ठीक से पढ़ के जाना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एक लैंग्वेज डेवलप करनी है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसा। तो ये एग्जामिशन वाला पार्ट हो गया। अब इसके 1-2 पॉइंट्स जो लास्ट में बचे हैं वो एंड कर लेते हैं। सेक्शन 8 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिससे किसी की प्राइवेसी इन्वेड होती हो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, आपने आरटीआई फाइल कर दी, मुकेश अंबानी का पूरे दिन का शेड्यूल जानना है आपको, कितने बजे उठते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, इतना बड़ा घर है, कौन से फ्लोर पे उनका बेडरूम है, कौन से फ्लोर पे बाथरूम है, कौन से फ्लोर पे उनका डाइनिंग एरिया है, सब पूछ रहे हो आप। ठीक है, फिर कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कौन से रास्ते से निकलते हैं, कौन सी गाड़ी में जाते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो। तो क्या ये बताना जरूरी है? ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी प्राइवेट पर्सन की, तो वो आरटीआई में कहाँ से कवर होगी? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मांगोगे तो डिनाई कर देंगे। सेक्शन 8 स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बात करता है। सेक्शन 9, यहाँ पे कॉपीराइट वाला पॉइंट आ गया, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो आईपीआर वाला पॉइंट देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, सेम चीज रिपीट की है। और सेक्शन 10 आ गया, इसका नाम है पार्शियल डिस्क्लोजर। वो लास्ट में वर्ड लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लेना। सेक्शन 10 में पार्शियल डिस्क्लोजर। पार्शियल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि जब आपने आरटीआई एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी है, वन ऑफ देम इज एग्जेम्प्टेड और सीक्रेट, अदर इज अलाउड, तो जो अलाउड है वो प्रोवाइड करेंगे,
जो अलाउड नहीं है उसके लिए डिनाई करेंगे। तो पार्शियल डिस्क्लोजर भी पॉसिबल है जब मल्टीपल टाइप की चीजें एक ही एप्लीकेशन में मांगी गई हो, तो जितनी अलाउड है लीगली वो प्रोवाइड कर देंगे, बाकी रिजेक्ट करके रीजनिंग दे देंगे कि भाई ये एग्जेम्प्टेड है, हम नहीं दे सकते। दैट इज पार्शियल डिस्क्लोजर। छोटा सा पॉइंट है, 1 या 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उसमें ये टर्म पूछ सकते हैं, तो सेक्शन नंबर आप कोट करके ये बात समझा सकते हो। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन समझ आए? तो ये एक आंसर था एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसके साथ एक पॉइंट है वो कनेक्टेड है तो करा देता हूँ, फिर बाकी कल देखेंगे। हु इज एक्सक्लूडेड। अब कंपैरिजन भी आता है कि दोनों टॉपिक में फर्क क्या है। पहले हमने अभी बात की कौन कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई में नहीं दे सकते, एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर। यहाँ पे बोला है कौन कौन सी अथॉरिटीज है जिनसे सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ अथॉरिटी की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वहाँ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही थी। अब देख लो कौन कौन सी अथॉरिटीज है। मोस्टली आपको यहाँ पे मिलेंगी सीक्रेट सर्विसेज और इंटेलिजेंस वाली एजेंसीज, जिनके कुछ नाम तो आपने वेब सीरीज में सुने होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। ठीक है, तो ये सब जितने भी अपने वेब सीरीज देखते हैं सीक्रेट एजेंट वाली, तो उसमें सब यही अथॉरिटीज के नाम जनरली यूज करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल NCB, ये ड्रग्स वाली, ये अपने बॉलीवुड वालों के पीछे पड़ जाते हैं ड्रग्स वाले, अरेस्ट करो उनको, ये सब NCB जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है। एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेसिफिक फ्रंटियर फोर्स, अलग अलग टाइप के अथॉरिटीज के नाम है जो जनरली सिक्योरिटी का काम कर रही है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी की टीम है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टेड है। BSF अपने गुजरात की जितनी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है और BSF पोस्टेड है, तो वो आर्मी की टीम है। CRPF सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्स, जो विद इन द कंट्री अगर कहीं पे कोई राइट्स हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, तो वो आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। ब्लू कलर का यूनिफॉर्म होता है आर्मी का, तो कितनी बार ट्रक भर के आते हैं, पूरे जितना भी वायलेंस होता है सब एक बार में खत्म करके जाते हैं, तो दैट इज CRPF सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्स, वैसा रहता है। ITBP है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। CISF, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कल ये 26/11 की बात चल रही थी, तो उसमें जो ब्लैक कमांडोज थे जिन्होंने पूरा ऑपरेशन हैंडल किया था वो NSG कमांडोज थे। वर्ल्ड के 3rd नंबर के कमांडोज हैं, उनकी स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग के हिसाब से रैंकिंग देखे तो 3rd नंबर पे आते हैं। आफ्टर US की जो एक US के नेवी सील्स बोलते हैं वो नंबर 1 है, और एक और कंट्री के हैं, उसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं NSG कमांडो। उसकी ट्रेनिंग उनकी इतनी टफ होती है। आसाम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, CID तो पता है आपको, टीवी पे देखा होगा आपने, ठीक है हाँ। दादरा एंड नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज है। अब ये सारी अथॉरिटीज जिस तरीके का काम कर रही है, RTI में इनसे इंफॉर्मेशन लेना सेफ नहीं होगा सिक्योरिटी के लिए, तो ये लोग डिनाई कर सकते हैं वैसे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सारी अथॉरिटीज हैं जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा है वैसा। अब यहाँ तक आते आते हमने काफी पॉइंट्स देख लिए, रिमेनिंग जो भी है वो फिर अपने कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना रखते हैं। आपको कुछ पूछना हो यहाँ तक जितना भी पढ़ा हमने, कुछ नहीं समझ आया हो, क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो बस इतना रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। अब आपका काम ये है कि देखो मेरे साथ ना डेली रीडिंग करना पड़ेगा। जितना अभी पढ़ाया है इतना घर पे रीड करने में आधा घंटा लगेगा। अब इतना भी टाइम नहीं दोगे तो फिर आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं होगा। मेरे साथ ही चलना है, बिकॉज जितना सिलेबस है मैं इसको कहीं पे भी स्टॉप नहीं करूंगा इन बिटवीन, मेरा सिलेबस चलता रहेगा। आप मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो डेली उसको सिर्फ रीड करके आओ, लर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ के आओ एटलीस्ट कि आपको याद रहे कि क्या कल पढ़ाया गया था, उतना काफी है। ठीक है, चलिए।